आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के पेपर के बारे में। और ये आपकी दोपहर की शिफ्ट है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि हर्टलैम के 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस भारतीय लेखक को जो है वो आपका मिला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें ये क्वेश्चन आपको क्यों पूछा गया था, क्योंकि ये बुक जो है वो काफ़ी न्यूज़ में थी उस वक्त। और इस बुक को लिखा गया था बानो, एक सेकेंड, बानो मुश्ताक के द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा सी आएगा। अब कुछ चीज़ें हम हर्ट लैम्प के बारे में भी जान लेते हैं कि हर्ट लैम्प जो ये बुक है ये क्या है। अगर बात करें, ये एक कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। उसके बाद इसके बारे में बात करें, इसको ट्रांसलेटेड किया गया था इस बुक को। और इस बुक को जो ट्रांसलेट किया गया वो किस भाषा में किया गया था? इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसको ट्रांसलेटेड किया गया था। और ये किया गया था किसके द्वारा? दीपा भास्ती के द्वारा। दीपा भास्ती के द्वारा। ठीक है। सो यहाँ पे बानो मुश्ताक जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में कौन सी राशि अपवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है क्या। ठीक है। तो ये वो फोर्स होती है जो हमेशा हम क्या कहते हैं कि भाई मतलब कह लो कि जो मैग्नेट के अराउंड होती है, जो चुंबक के अराउंड होती है ना, मैग्नेट के अराउंड जो फोर्स होती है वहां पर हम एक फोर्स, एक फील्ड महसूस करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन जो होती है वो बदलती रहती है। स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो स्पीड की वजह से, जो मोशन की वजह से आती है। तो यहाँ पे वही पूछा गया था कि अनचेंज कौन सी रहती है, तो यहाँ पर आंसर हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट मैनेज डेस्कटॉप लेआउट शॉर्टकट्स। डेस्कटॉप लेआउट और शॉर्टकट कौन मैनेज करता है? ऑप्शन दिया गया है कि भाई विंडोज शेल करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट करेगा, टास्क शेड्यूलर करेगा, या फाइल एक्सप्लोरर करेगा। अब यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर को देखते हो, तो जैसे दिस इज सपोज योर कंप्यूटर स्क्रीन, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है। इसको हम एक ट्रायंगुलर से आपका ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज योर कंप्यूटर स्क्रीन। अब कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? एक जीयूआई बेस्ड है। जीयूआई बेस्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्राफिकल, ठीक है, यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आइकन्स बने होते हैं, आप आइकन के ऊपर क्लिक करते हो और आपका काम हो जाता है। तो उस पे क्या होता है, एक आपकी शेल होती है ऐसे। ठीक है ना, विंडोज शेल इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विंडोज शेल। अब विंडोज शेल के ऊपर ही आपका डेस्कटॉप होता है, जो आपकी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होती है, आपके आइकन्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया था, कौन मैनेज करता है आपके डेस्कटॉप के लेआउट को और शॉर्टकट को? तो वो विंडोज शेल होती है। जैसे आप किचन में शेल के ऊपर चीजें रखते हो ना, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट मसाले होते हैं, वैसे ही हिसाब से। इसी तरीके से यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइल एक्सप्लोरर क्या करता है। फाइल एक्सप्लोरर का काम है आपका फाइल मैनेजमेंट करना। तो जो आपकी फाइल मैनेजमेंट होती है वो आपका फाइल एक्सप्लोरर करता है। ठीक है। और विंडोज शेल किसका काम करता है? ये एक इंटरफेस का काम करता है। टास्क शेड्यूलर क्या होता है? इसमें जो जितने भी टास्क होते हैं वो आपके परफॉर्म होते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? ये एक तरीके से आप इसमें कमांड्स देते हो, ये भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। पहले कमांड प्रॉम्प्ट देते हो, कमांड्स प्रॉम्प्ट मतलब
मतलब कमांड्स देते हो और उससे आपका काम होता है। जैसे आप कंप्यूटर में रन जब करते हो ना, रन चलाते हो और उसमें कोई कमांड लिखते हो, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट में ही रन होती है। अगला, इंडिया का पावर प्लान एम टू मीट डिमांड बाय विच ईयर? भारत की ऊर्जा योजना किस वर्ष तक लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है? क्वेश्चन कहते हैं 2034, 2036, 2032, 2032, 30। ठीक है। अब इंडिया का जो टारगेट रहा है, अगर हम बात करें इंडिया का टारगेट 458 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड को पूरा करना है। ठीक है। इनका मेजर फोकस क्या रहा है? मेजर फोकस रहा है कि भाई हम ऐसे सोर्सेस का इस्तेमाल करें जो रिन्यूएबल हो। रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि जिनको बनने के लिए करोड़ों साल ना लगे। जैसे पानी है, पानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे बिजली उत्पन्न करना रेदर देन कोयले से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आएगा 2032। अगला क्वेश्चन आता है, विच सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हो, इसको आप कई बारी एक और नाम से जानते हो जिसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है। अब इसमें क्या था, क्या बोला गया, कौन से सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड किया गया 1919 अधिकतम के तहत, कौन से विषय भारतीय मंत्री को दिए गए? तो यहाँ पर ना दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते थे। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि पावर्स को मेजरली डिवाइड कर दिया गया था। एक होते थे जिनको हम कहते थे इसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, और एक होते थे रिजर्व सब्जेक्ट। अब जो आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, जो आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, ये किसके पास होते थे? ये होते थे ब्रिटिश के पास। और जो आपके कह लो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, वो किसके पास होते थे? इंडियंस के पास। मतलब उनकी पावर मेजरली इंडियंस के पास होती थी। जैसे इसमें आता है एजुकेशन, ठीक है, इसमें आता है आपका हेल्थ, थर्ड आता है आपका खेती बाड़ी जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट में हमारे पास आता है जैसे कि पुलिस, ठीक है, रेवेन्यू हो गया। सो यहाँ पे याद रखना है, यही पूछा गया था कि ट्रांसफर्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वो कौन सा था? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज द एजुकेशन एंड द हेल्थ। सी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि डीआरची ड्यूल गवर्नमेंट जो है, डीआरची सिस्टम किस पर्टिकुलर एक्ट में जो है वो स्टार्ट हुआ? ये भी आपको याद रखना है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू? कैसे, क्यों फॉर्म्ड होते हैं ऑक्सबो लेक? तो जब हम ऑक्सबो लेक के बारे में बात करते हैं ना, सबसे पहले अब यहाँ पे समझो ऑक्सबो लेक है क्या, ये कैसा होता है। अ, अगर देखा जाए, एक ऐसी झील होती है जो नदी के मोड़ के कट मतलब मोड़ के कटकर अलग हो जाने से बनती है। ठीक है। अगर एक नदी है, हम समझते हैं, जब आप ऑक्सबो लेक के बारे में बात करो, ये एक ऐसी झील होती है जो नदी के मोड़ के कटकर अलग हो जाने से बनती है। कहने का मतलब क्या है? मतलब आप सिंपल भाषा में समझो कि जो नदी है, ठीक है, नदी घूम कर अलग हो गई, तो यहाँ पर आपका एक जो लेक बनेगा उसको आप ऑक्सबो लेक कहते हो। ठीक है, घुमाव। तो ये किस वजह से बनती है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया। टेक्टोनिक अपलिफ्ट, फ्लो डिस्ट्रप्शन, ग्लेशियर है या लेटरल इरोजन और डिपोजिशन? तो यहाँ पर जो है हमारा डी आंसर जो है आएगा। ठीक। तो लेटरल इरोजन और डिपोजिशन, इरोजन का मतलब होता है कि साइड में जो है ना मिट्टी का इरोड होना, निकलना,
तो यहाँ पर डी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है। अगला, इंडिया को एक्यूज किया गया विच कंट्री 2025 इनफिल्ट्रेशन इशू के लिए। तो ये करंट अफेयर बेस्ड है। कश्मीर की इन्फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब भारत के किस देश पर घुसपैठ का आरोप लगाया गया, यू नो दैट भारत ने किस देश पे लगाया था, दैट इज अ पाकिस्तान। ए इज अ राइट आंसर। कौन सी कंट्री है जो रिस्ट्रिक्ट करती है एवरेस्ट परमिट? एवरेस्ट परमिट सीमित करने के लिए वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर जो नेपाल है ना, नेपाल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। अब ये क्या रूल बनाया है कि जितने भी ओनली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर हैं, ठीक है, वही वहां पर जा सकते हैं। कौन जा सकते हैं? जिन्होंने एटलीस्ट 7,000 मीटर पीक का जिनको एक्सपीरियंस है। तो ये ऐसा नेपाल ने किया है, इसीलिए यहाँ पर आंसर जो है हमारा नेपाल आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके निर्माण के लिए उपयोग होती है? अमोनिया, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो समझते हैं कि बच्चा ये आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो है क्या। तो देखो, जब आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हो ना, ये क्या है? एक आपका इंडस्ट्रियल मेथड आ जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसको आप H2SO4 कहते हो, बड़े पैमाने पर, ठीक है, बड़े पैमाने पर इसको बनाया जाता है। तो वहां पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज होती है। तो यहाँ पे वही लिखा था, तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया H2SO4। अब इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनाया कैसे जाता है? देखो, सबसे पहले जो आपकी SO2 है, यानी कि सल्फर को क्या किया जाएगा? बर्न किया जाएगा। सल्फर को बर्न करेंगे, फिर दूसरे में क्या होगा, उसमें से उसको ना प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? गैस, जो गैस है इसको साफ करेंगे, जितनी भी डस्ट होगी वो सारी निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके टेम्परेचर वगैरह लगाकर सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है, और इससे ज्यादा इसमें आपके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सुल ए कुल पॉलिसी वाज फॉलोड बाय। ठीक है, सुल ए कुल। अब सुल ए कुल जो है ये पॉलिसी क्या है, किसके द्वारा ये फॉलोड की जा रही थी, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन है। क्या ये जहांगीर के द्वारा, बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा या अकबर के द्वारा? सबसे पहले समझो, सुल ए कुल का मतलब, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सबके साथ, ठीक है, शांति बनाना, यानी कि यूनिवर्सल पीस। तो इसमें कौन फॉलो करता था इसको? ये दो शब्दों से बना ना, देखो, सुल का मतलब क्या होता है? सुल मीन्स शांति, ठीक है, वेयर कुल मीन्स यानी कि सभी। तो ये बेसिकली किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। सभी धर्मों के लोगों के साथ मतलब एक तरीके से समान व्यवहार करना। तो ये यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने इंट्रोड्यूस्ड इसको किया था, फॉलोड बाय हूम? तो ये अकबर ने जो है इसको फॉलो किया था। बहुत ही अच्छा ये जो है आपका क्वेश्चन है। अकबर जो था ना वो रिलीजियस टॉलरेंस करता था। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब सभी धर्मों की एक तरीके से वो रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम कह लो बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है जहांगीर डांस बिलोंग टू विच स्टेट? सॉरी, जग्गर डांस, जहांगीर वो अकबर पढ़ रही थी ना। अगला क्वेश्चन, जग्गर डांस जो है ये किस स्टेट से आपका फॉलोड होता है? तो यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? जब आप जगर डांस के बारे में बात करते हो ना, तो जगर डांस जो है ये आपका आता है उत्तराखंड से। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का रिचुअलिस्टिक डांस जो है वो आपका आ जाता है। ठीक है, रिचुअलिस्टिक डांस का मतलब समझते हो? मतलब वहां का रिचुअल है, वहां का रिचुअल है, लोकल डांस है, और फोक डांस जिसको हम कहते हैं, तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो आंसर यहाँ पर डी आना था। अगला क्वेश्चन आता है, ये हमारा हो गया है, तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट विद, किसके द्वारा फाउट की गई थी? तो सबसे पहले तो जो आपकी थर्ड बैटल थी उसको फाउट किया गया था 1761 में। ठीक है, तो ये मुगल्स के द्वारा, राजपूत, ब्रिटिश या मराठास, हुआ किस में थी? इस ये फाइट हुई थी बेसिकली अहमद शाह अब्दाली के बीच में एंड मराठास के बीच में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, जो मराठास थे वो बच्चा हार गए थे। ठीक है, और क्योंकि उन हार गए थे, तो ये थर्ड बैटल अगर बात करें, वैसे तो बहुत सारी बैटल्स हुई हैं पानीपत की, दो बैटल्स हुई हैं, ये तीसरी बैटल थी। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई क्यों थी? इसकी एग्जैक्ट डेट, जैसे आप 1761 याद रख रहे हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये 17 जनवरी 1761 में ये बैटल हुई थी। ठीक है, पानीपत के बीच में हुई थी। अब ये जो अहमद शाह अब्दाली था ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये बिलोंग करता था अफगानिस्तान से। ठीक है, और इसमें मराठास थे। उसके बाद ये क्यों हुई थी? क्योंकि मुगल पावर ना उस वक्त काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, तो मराठास नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे। वहीं पर अफगानी आया, अब्दाली बार बार इंडिया हमला कर रहा था, तो वो नॉर्थ इंडिया को लेना चाहता था, तो इसीलिए क्या हुआ कि वहां पर ये लड़ाई हुई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कवच 5.0 लॉन्च इन विच सिटी? ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये आपका करंट अफेयर से, रिपीट तो नहीं होगा, बट आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे करंट अफेयर एग्जामिनर पूछता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा चेन्नई। व्हाट इज कवच? कवच है क्या? कवच एक रेलवे, ठीक है, सेफ्टी सिस्टम आ जाता है। अगला, पैक्स डिजिटलाइज इनिशिएटिव, ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? पैक्स का मतलब क्या होता है? पैक्स की फुल फॉर्म पहले जानते हैं। पैक्स का मतलब ये है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है? जो गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है कि जितने भी क्रेडिट सोसाइटी, मतलब जितने भी लोन्स वगैरह हैं, उनको डिजिटलाइज कर रही है। तो ये एक तरीके का क्या है, आप डिजिटलाइज प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसमें सारे जितने भी आपके क्रेडिट स्कीम्स हैं उनको सबको डिजिटलाइज कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पंबन पोर्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये पंबन पोर्ट जो है, इसकी अगर आप लोकेशन के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पे जो लोकेशन इसकी आती है रामेश्वरम, ठीक है, के पास, और ये फेमस भी है, एक नाम से इसका नाम है, वहां पर पंबन ब्रिज। लोकेटेड कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एस डस, कंट्रोल प्लस एस क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस एस जो होता है वो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम कहते हैं टू सेव डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर ए आंसर आएगा। बट अगर आपको न्यू पेज करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, अगर आपको किसी चीज को कॉपी करना है
तो आप क्या करोगे, Ctrl+C। अगर आपको किसी चीज को पेस्ट करना है तो Ctrl+V। अगर आपको किसी चीज को कट करना है तो Ctrl+X। कुछ शॉर्टकट कीज जो होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको रिमेम्बर रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पहले, ठीक है, आपके इलेक्शनल कमिश्नर थे, जो इलेक्शन कंडक्ट हुए थे वो 1951 से 1952 में कंडक्ट हुए थे, और उस वक्त जो बने थे पहले वो थे सुकुमार सेन। RFSD 2025 एट हेल्ड एट, कहाँ पर हुई थी ये, जिनेवा में हुई थी। व्हाट इज RFSD? RFSD क्या है, ये है रीजनल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई थी, जिनेवा में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ब्रह्मोस फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है बच्चा, इंडिया और रशिया की जो ज्वाइंट मिसाइल प्रो, मतलब एक तरीके से एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पर है, ये आपकी है लखनऊ में, ठीक है। इसकी लोकेशन है, जॉइंट मिसाइल है ये, ब्रह्मोस इसका नाम है, और इसकी लोकेशन, फैसिलिटी लोकेशन कहाँ है, ये है लखनऊ में। अगला, हु ट्रांसलेटेड द हर्ट लैम्प? हर्ट लैम्प को किसने ट्रांसलेटेड किया? इनका नाम है दीपा भास्ती। अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी ऑथर जो थी उनका नाम था बानो मुश्ताक, ठीक है। इन्होंने जो लिखी थी वो किस में लिखी थी, कन्नड़ा में, और इसको ट्रांसलेटेड किया है इंग्लिश में, दैट इज द दीपा भास्ती। अगला आता है उलगान आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो उलगान जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन कहता है मुंडा अपराइजिंग, कोल रेबिलियन, संथल रेबिलियन, या चौर अपराइजिंग। तो इसको हम कहते हैं मुंडा अपराइजिंग, ठीक है। अब उलगा, अगर हम मतलब उलगुलान के बारे में बात करें, ये था क्या, बेसिकली ये मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो मूवमेंट था ना, उलगान का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। उलगुलन, सॉरी, इसका मतलब होता है महान विद्रोह, ठीक है। ये एक तरीके का ना ट्राइबल रेवोल्यूशन था, मतलब ट्राइबल रेवोल्यूशन का मतलब जो ट्राइब्स होती है ना, वहां पर उनका रेवोल्यूशन था। तो इसके जो मेजर लीडर थे उनका नाम था बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा को ना फादर ऑफ अर्थ भी हम कई बार कह देते हैं। तो प्रेजेंट डे ये जो है ना रीजन, ये कहाँ पर है, झारखंड में। तो वहां पर ये हुई थी क्योंकि अंग्रेज उस वक्त क्या कर रहे थे, सारा लैंड एरिया कैप्चर कर रहे थे, तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये मूवमेंट, विद्रोह जो है वो चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाईएस्ट एचडीआई स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा एचडीआई स्टेट कौन सा है? हाईएस्ट एचडीआई स्टेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। अब ये तीन कैटेगरीज में देखा जाता है। एक, हाई लिटरेसी रेट हो, लोग वहां पर पढ़े लिखे हो, ठीक है। दूसरा, वहां पर बेटर आपका हेल्थ केयर हो, ठीक है। तीसरा मेजर होता है हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो। ये तीन चीजें देखी जाती हैं, तो केरला जो है यहाँ पर राइट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डीआरडीओ का सिस्टम है टू यूज ऑपरेशन सिंदूर, कौन सा है? डीआरडीओ ने कौन सा सिस्टम जो है यूज किया था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको बोलते हैं आकाश तीर, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो राइट आंसर बैठेगा। एविडेंस ऑफ अर्थ लेयर्ड स्ट्रक्चर, हमें कैसे पता लगा कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसकी पहली लेयर जो है वो आपकी क्रस्ट आ जाती है, दूसरी लेयर जो होती है वो मेंटल आ जाती है, ठीक है, तीसरी लेयर जो होती है वो कोर आ जाती है। अर्थ का स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो ये कैसे पता लगा, ये हमें पता लगा सेस्मिक वेव से, ठीक है। और जो सेस्मिक वेव होती है ना, इसको हम कह लो अर्थक्वेक वेव भी कहते हैं,
इट इज ऑल्सो नोन एज अ, इसको आप क्या बोलते हो, अर्थक्विक वेव्स। मेजर ड्रॉबैक एट इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्या इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली ना तो सबसे पहले मेजर ड्रॉबैक हमें क्या देखने को मिला, फूड सफिशिएंसी हुई, पॉवर्टी, सबसे ज़्यादा गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हमारा। फूड तो हमारे पास था ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, हाई आउटपुट भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज हमें जो है वो एक तरीके से बहुत गरीब कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर ऑफ तन्वी द ग्रेट, ये कौन है? तन्वी, तन्वी द ग्रेट, ये फिल्म है इमोशनल थीम के ऊपर, एक्टर और डायरेक्टर दोनों है अनुपम खेर। प्रोटोजोआ डिजीज, ये क्या होता है, किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ डिजीज का जो कॉज है ना, एक प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ है, और इसको मॉस्किटो बाइट से ये बच्चा फैलता है, ठीक है। पोलियो एक वायरस की वजह से होता है, टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, चिकन पॉक्स वर्सीला जोस्टर वायरस की वजह से। तो यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर क्या आएगा, दैट इज अ मलेरिया, क्योंकि मलेरिया प्लास्मोडियम कॉज करता है और मॉस्किटो बाइट से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेट्स अप्रोच, मॉडरेट्स अप्रोच क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी सोच की मतलब सोच अगर देखी जाए तो उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कैसे? एक होते हैं लीडर्स जिनको हम कहते हैं मॉडरेट लीडर, ठीक है। एक हमारे पास आते हैं जिनको आप कहते हो एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अब जो मॉडरेट लीडर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पेटिशन करते हैं, ये जो थे ना, इनका सोचना ये था कि अंग्रेज हमारी बात सुन लेंगे, तो ये प्रेयर्स के ऊपर, ये रिक्वेस्ट के ऊपर जो है बिलीव करते थे। तो कहते हैं कि पेटिशन और प्रेयर के ऊपर, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, वो कहते थे कि बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वो समझते थे कि अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमें इनको जो है बाहर ही निकालना होगा। अब मॉडरेट लीडर में सबसे फेमस कौन थे? जैसे कि दादा भाई नरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको क्या कहा जाता है? ये जो थे पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्प्लिट हुई थी, सूरत स्प्लिट, ठीक है, वो 1907 में हुई थी बच्चा, ठीक है, 1907 में आपकी हुई थी सूरत स्प्लिट। तो ये इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर जो है वो अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, प्री मॉनसून शावर्स आर कॉल्ड, इनको आप क्या कहते हो? तो ये कहाँ पर आते हैं? सबसे पहले ये आते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है, पहली बात। अब ये क्यों क्यों इनको प्री मॉनसून शावर को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मैंगो शावर्स। इनको मैंगो शावर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैंगो क्रॉप के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इसीलिए इनको मैंगो शावर कहा जाता है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, सुंदरबंस, नंदा देवी, या कौन सा, गुल्फ ऑफ मन्नार? तो अगर हम भारत का पहला बायोस्फीयर के बारे में बात करें, जैसे आप बायोस्फीयर का मतलब तो आप समझते हो क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब, बायोस्फीयर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मतलब एक तरीके से लोगों मतलब जो जीव जंतु है उनके लिए प्रॉपर सारा क्लाइमेट वगैरह। तो सबसे पहला जो था ना वो ना नीलगिरी था, ठीक है, नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है एटीजीएस कैटरेक्ट कंपनी। एटीजीएस कैटरेक्ट कंपनी जो है ये आपकी किसके लिए काम करती है? अब अगेन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कहते हैं भारत फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी, एमटीआर, महिंद्रा, कल्याणी, बीडीएल या एचएएल। एटीजीएस के लिए कंपनी का समझौता हुआ था, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कौन सी थी? एक भारत फॉर्ज थी, एक टाटा एडवांस सिस्टम थी। तो ये दो कंपनी थी जिन्होंने किया था। बेसिकली ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट था जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगोड़ा फोर्ट, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि ये कहाँ पर है। जब हम अगोड़ा फोर्ट के बारे में बात करते हैं ना, ये बच्चा आपका गोवा में है। गोवा के ना जो अरेबियन सी के किनारे पर ये आ जाता है अगोड़ा फोर्ट। अब इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया था? इट वाज बिल्ट बाय पोर्चुगीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि इसको बिल्ड किया गया था पोर्चुगीज ने।
पोर्चुगीज ने इसको बिल्ड कब किया था? 1612 के करीब। अच्छा, इनको बिल्ड क्यों किया था? क्योंकि ना उस वक्त क्या हुआ था कि जो डच है, डच और मराठास ये अटैक कर रहे थे, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बिल्ड किया गया था। अगोड़ा का मतलब समझते हो? इट इज अ पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगला क्वेश्चन देखो, नॉट इंक्लूडेड इन एमपीआई। इनमें से एमपीआई में कौन सा शामिल नहीं है? अब यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए एमपीआई का मतलब क्या होता है। इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या होता है, पॉवर्टी को सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि बहुत सारी डायमेंशंस और बहुत सारी चीज़ों से मेजर किया जाता है। जैसे गरीबी को, जिससे हम गरीबी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एक तो हम हेल्थ देखते हैं, ठीक है, एक दूसरा हम क्या देखते हैं, आपका एजुकेशन देखते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तीसरा हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, बट इसमें अगर आप देखोगे मतलब हम एम्प्लॉयमेंट को नहीं देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को नहीं देखते, एजुकेशन को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कहता है न्यू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग टूल कौन सा है? तो ये है वीपीपीएएस। वीपीपीएएस का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनीज के बीच में होता है, वर्चुअली होता है, इनडायरेक्टली, बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए होता है। ठीक है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से एग्रीमेंट करती है कि मतलब वो कह लो कि कैसे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में जाती है, कैसे सप्लाई होगी, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, देखो नेक्स्ट, एआई विदाउट चिप स्टार्टअप, उसको आप क्या कहते हो, कौन सा है वो? जीरोस लैब है, ये इंडियन स्टार्टअप है एआई जिसने हाई एंड जियो चिप्स जो है वो आपकी बनाई है। अगला क्वेश्चन देखो, शेड्यूल एरियाज शेड्यूल्ड, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र किस अनुसूचित मतलब कौन से शेड्यूल में आते हैं? ठीक है, शेड्यूल एरियाज जो है वो किस शेड्यूल में आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये आते हैं बच्चा आपके 5th शेड्यूल में। ठीक है, कौन से शेड्यूल में? पॉलिटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज 5th शेड्यूल, मतलब शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं? शेड्यूल एरियाज के बारे में जानो सबसे पहले। इसको हम बोलते हैं ऐसे क्षेत्र जहां ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक हो, ऐसे क्षेत्र जहां ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक हो। ठीक है, तो दूसरा, यहां पर स्पेशल आपकी प्रोटेक्शन दी जाती हो, तो उसको इस शेड्यूल में स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, उस शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज को रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, आईएएफ एक्सरसाइज इन यूएई कहां पर है? रेड फ्लैग, आयरन फिस्ट, डेजर्ट फ्लैग, ब्लू फ्लैग 5। तो आईएएफ एक्सरसाइज इन यूएई ये इस कौन सी हुई थी? इसको बोलते हैं हम डेजर्ट फ्लैग 10 बच्चा। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग 10 के एक मल्टीमीडिया एयर कॉम्बैक्ट एक्सरसाइज होती है और इसको होस्ट करती है यूएई। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट पेपर आपका सारा सॉल्व हो चुका है। आपको बहुत सारे पेपर्स यहीं पे मिल जाएंगे, जितने भी आपके रेलवेज के पेपर्स हैं, जितने भी आपके एसएससी के पेपर हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही में अगर आप सारे पेपर्स को खरीदना चाहते हो, जस्ट इन 20 रुपीज़ आप सारे पेपर्स रेलवे के, आरआरबी, एनटीपीसी के खरीद सकते हो। मतलब तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 20 रुपीज़ में आप फुल पीडीएफ खरीद पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चा, आई होप यू लाइक द लेक्चर, आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। सो टेक केयर।